अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सनाउल्लाह अफजल और आप देख रहे हैं मैथ एनिमेशन 2.0। आज के लेक्चर में हम लोग जो है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इस पूरे चैप्टर को पूरे चैप्टर्स की एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और एंड 1.3 को कवर किया है। तो आज जो है वो हम एक्सरसाइज जो इसकी रिव्यू है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा देखेंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट, आपने उनमें से जो करेक्ट है उसको आपने टिक करना है। तो 7 अंडर रूट इज एन, ठीक है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है एंड नेचुरल नंबर है। सबसे पहले बेटा जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने सारे नंबर्स को डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को और रैशनल को। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसा नंबर जो अपने आप पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हो, उसके ऊपर अगर अंडर रूट आ जाता है, ठीक है, जिस तरह 2 है ये अपने आप पे डिवाइड हो रहा है, 3 है, ठीक है, ये अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा ये किसी तीसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो जब भी कोई बेटा प्राइम नंबर अंडर रूट के नीचे आ जाएगा तो वो एक इरेशनल नंबर कंसीडर होगा। यहाँ पे 7 अंडर रूट जो है, जो 7 है बेटा इसको देखें, ये 1 पे डिवाइड होता है और 7 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है इसका जिसके ऊपर ये डिवाइड होता है। तो 7 अंडर रूट एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज 2 है वो देखते हैं। पाई एंड ई, और ये दोनों बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, आगे चलती रहती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी वैल्यू? ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो पाई और ई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं और इनकी वैल्यूज हमेशा चलती रहती हैं। तो ये कौन सी वैल्यूज होती हैं? इसका एमसीक्यूज का एग्जैक्ट आंसर आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इरेशनल नंबर, ठीक है। अब एमसीक्यूज 3, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n अंडर रूट इज। अब हमने बेटा देखना है कि अगर n परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद कि उसका मुकम्मल मुरब्बा ना बन जाए, मतलब क्या, जिस तरह ये 9 है, ठीक है, तो 9 अंडर रूट ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का जो है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या है? अंडर रूट। तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो इसका आंसर 3 आ जाता है, ठीक है। तो 9 अंडर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह 25 अंडर रूट ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर 36 की मैं बात करूं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ऐसी वैल्यू जिनका अंडर रूट हमारे पास आंसर देता है, ठीक है, जिस तरह 25 का अंडर रूट है तो 5, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो है वो परफेक्ट होती हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं परफेक्ट क्या चीज परफेक्ट है, ठीक है। ऐसी वैल्यूज परफेक्ट हैं अगर उनका अंडर रूट हमारे पास एक आंसर आ रहा है बगैर अंडर रूट के, जिस तरह 25 का आंसर हमारे पास 5 आ गया और 36 का आंसर 6 आ गया। तो कहता है कि इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब वो 3 का अंडर रूट, सॉरी 9 का अंडर रूट नहीं है, 25 का अंडर रूट नहीं है, 36 का अंडर रूट नहीं है, तो फिर वो क्या है? फिर वो बेटा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद उसका अगर हम जजर लें तो उसका कोई आंसर आए बगैर जजर के, ठीक है। जिस तरह 9 का हमने लिया, 25 के लिए 5 आया, 36 का 49 का लेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह के नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इज, क्या ये 3 अंडर रूट भी एक इरेशनल नंबर है और 5 अंडर रूट भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों प्राइम्स हैं। तो ऐसे नंबर जो इरेशनल होते हैं अगर उनका सम करें तो भी एक इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, जितने भी नंबर हम लेंगे जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, वो आपस में क्या कहता है कि x इक्वल टू x है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जिस हम रियल नंबर की बात करें तो 1 है, ठीक है, तो 1 का अक्स जो है 1 है, ठीक है। इसी तरह 2 इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, अक्स मतलब 2 का अक्स इधर आ गया और 3 का अक्स जो है वो 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह x का जो अक्स है, ठीक है, वो x आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर x बराबर आ जाता है x के, मतलब उसी का जो साया है, जो अक्स है वो इधर शो हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? साई की वजह से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से और ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, देन वो हमारे पास सी जो होता है वो, सॉरी ए जो होता है वो बड़ा हो जाता है सी से। दिस इज कॉल्ड
कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। एक जो है वो दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला जो है वो तीसरे से बड़ा होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है। ये हमारा 2 की पावर x प्लस 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि बुक का जो आई थिंक इसका आंसर है वो मिसमैच है। तो हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं इधर से। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो 2 की पावर x, यहाँ पे मैं जरा चेंज कर लूँ, इसी को कर लेते हैं। 2 की पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब हम ये इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ये तो 2 की पावर x ही आ जाएगा, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, साथ जो है वो हमारा x है, इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो बेस सेम होगी, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर x प्लस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं, ये बनता है 2 की पावर 5, 32 होता है 2 की पावर 6। इसकी फैक्टराइज करें तो 2 की पावर में लिख दिया, इसको भी लिख लिया 2 की पावर में, और 64 को भी 2 की पावर में लिख लिया। अब ये देखें 2x प्लस 3x, तो 2 की पावर 4x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो 4x इज इक्वल टू 6 है, और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 6/4। तो इसको हम कॉमन टेबल पे डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाती है फाइनली कटा के 3/2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ पे देखें हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है लेट ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, और ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये आपके पास ये देखें इक्वल है, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। कौन सी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। हम नेक्स्ट देखते हैं 75 प्लस 27 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा, अगर हम ये नेक्स्ट हम हमारा एमसीक्यूज नंबर 9 है, इसमें 72 प्लस 27 हमारा एमसीक्यूज नंबर 9 है, इसके अंदर 75 प्लस 27 अंडर रूट इज इक्वल टू 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 75 को मैं लिख सकता हूँ 25, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, ऊपर अंडर रूट है मेरे पास, प्लस ये जो है 9 मल्टीप्लाई 3, तो ये मेरे पास 27 है। तो 25 का जो अंडर रूट है वो 5, ठीक है, इंटू 3 अंडर रूट, 25 पे अंडर रूट अलग हो जाएगा, 3 पे अंडर रूट अलग हो जाएगा। सिमिलरली 9 का अंडर रूट जो है वो हमारे पास 3 है, और जो 3 अंडर रूट है वो एज इट इज आ गया। तो इन दोनों को प्लस करें, 5 और 3, 8 इंटू 3 अंडर रूट, तो ये वाला पार्ट जो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा। इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ए का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 में से क्या हम निकालेंगे? ये 3 है, ठीक है, ए बेसिकली फार्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 5 अंडर रूट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 5 तो 4 आ गया। 4 हमारे पास जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, एमसीक्यूज हमारे यहाँ तक डिस्कस हमने कर लिए हैं। अब हमारे पास जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, ठीक है, एक दफा जरा आप इनको एमसीक्यूज को देख लें दोबारा, हम इसको सॉल्व भी साथ साथ कर लिए। 7 अंडर रूट पाई ई, जी, अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3/2 है, और बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, एंड सी की वैल्यू है जो वो हमारे पास 7/5 है। और हमने वेरीफाई करना है ये जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है? इस क्वेश्चन के भी जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी भी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती? गिवन है, ठीक है, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल है, इक्वल से राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने किसकी इक्वल की? ए इंटू बी प्लस सी के, ठीक है, ए की वैल्यू 3/2 है, एंड
लाइक स्टार्ट विद 5 की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू 5/3 है प्लस 7/5 है, तो इक्वल लगाएंगे 3 और 2 एज इट इज रहेगा और इसको हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है, क्या रहेगा 15 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 21। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ऊपर हमने ऐड किया तो 46/15 बचा। अब ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 3 एंड इसको हम एक टेबल पर काटेंगे, ठीक है। 6 के टेबल पे जाएगा ये 6 5 30 एंड 6 2 12 एंड 6 3 18, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया कौन सी साइड का भाई, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ये थी ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बी प्लस सी किया हुआ है फिर ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन इसमें पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, देन हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें, ए को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई, ये ए की वैल्यू है, ये बी से मल्टीप्लाई हो गई, प्लस ये ए की वैल्यू है सी से मल्टीप्लाई होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। 15/6 प्लस 21/10, तो 15 के टेबल पे चला जाता, 3 के टेबल पे इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 3 2 6 एंड 3 5 15, तो 5/2 प्लस ये सेम रह जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऊपर वालों को इसका एलसीएम लेंगे अगेन, ठीक है, 10 आ जाएगा, तो 2 5 10, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, ठीक है, प्लस 21, तो आपको आंसर क्या आएगा 46/10 और 46/10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 23/5। नेक्स्ट हमने देखा दोनों पार्ट्स का आंसर सेम आ गया था, तो हम ये कह देंगे कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होती है राइट हैंड साइड के इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने। वही क्वेश्चन है, मैं इसको जरा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये ठीक है। और वही क्वेश्चन है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, तो ये आपके पहले ए से सी होगा फिर ये बी से सी होगा। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ये देखें क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। अब ये राइट हैंड साइड है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसको, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसको, किधर गया भाई, यहाँ ये रहा जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी, पहले हमने लेफ्ट साइड उठाई, ये वाली ए प्लस ए को बी के साथ प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, ए को बी में प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया सी से, ठीक है। इन दोनों को एलसीएम लेंगे 6 आ गया, ठीक है, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है 19 और 6 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5 से, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 133/30 आ गया। सेम काम लेफ्ट हैंड साइड के साथ करना है, ए सी प्लस बी सी, ए लेंगे वैल्यू सी से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस बी लेंगे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, लिखने के बाद हमें 30 आ गया और 133/30 दोनों साइडें जो सेम हो गई हैं, ये भी सेम आ गया और ये भी सेम आ गया, तो हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी ये आपस में ट्रू है या आपस में इक्वल है, हम ये कह देंगे कि सो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ठीक है, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन है हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू गिवन है और हमने क्या अप्लाई करना है, हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता था, ये देखिए वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने दोनों ए की वैल्यू गिवन है बी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे देखिए उसने कहा वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसने ये नहीं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करनी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 नंबर पे अप्लाई होती है, पहले 2 को जमा कर दें या आखिरी 2 को जमा कर दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम काम पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दें या आखिरी 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने ये ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, ए प्लस बी एंड इंटू बी प्लस सी कर दिया, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 67/12। अब राइट हैंड साइड ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ गया 67/12, तो 67/12 दोनों साइडें आपस में इक्वल आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने इन तीनों साइडों ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई और आखिर पे 7/4 आ गया, तो ऊपर वाले फिर अगेन दोनों आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाले फिर अगेन दोनों आपस में मल्टीप्लाई। अब देख लें अगर कॉमन टेबल पे जाते हैं तो काट देते हैं हम लोग, ये 6 पे जाता है 6 2 ये 2 पे जाता है सॉरी 2 6 12, ठीक है, और 2 पे भेजेंगे तो 35/6 आ गया। सेम काम हम इसी को करना है, पहले इन दोनों को अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाले आपस में, अब फिर अगेन 435 से मल्टीप्लाई होगा 140 देगा, 38 से मल्टीप्लाई होगा 24 देगा। अब इसको मजीद हमने 4 पे डिवाइड किया, 4 6 24 होता है और ये 4 3 12 और 30 बन गया 20 बन गया, तो 5 4 23, तो ये दोनों साइडें आपस में सेम आ गई हैं, तो हम क्या कह देंगे कि हेंस जो हमारे पास क्वेश्चन था वो उसकी स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई करती है, दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, क्या है, इक्वल है। ये हम कह देंगे कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ठीक है, राइट हैंड साइड। इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, इसको वजाहत करें, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी वजाहत करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले
हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर रैशनल नंबर होते थे जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते थे जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते थे। तो जिस तरह अगर 1 है, ठीक है, तो इसके अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 5 है तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके एक अकेला उसके नीचे कुछ ना हो तो वहां पे 1 होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऐसे नंबर जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, ये 5 ओवर 1 आ गया। इसी तरह 6 है तो सारे नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो 1 ओवर p ओवर q की फॉर्म है। सिमिलरली बेटा 0 क्या है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन थी q आपका इंटीजर होगा। ठीक है, क्यों कहां से होगा, इंटीजर होगा। 1 बेसिकली एक इंटीजर नंबर ही है। और क्या है कि आपका क्यू जो है दूसरी कंडीशन क्या होती है, 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। एक तो क्यू इंटीजर से बिलोंग करता है, मतलब 1 जो है इंटीजर से बिलोंग करता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास 0 नहीं है। तो ये क्या है, एक एक रैशनल नंबर है। 0 एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन को राइट डाउन कर दिया है, आप लोग जरा देख लें इसको। Yes, 0 is a rational number. A rational number is defined as a number that can be expressed as a ratio of two integers. या ऐसा नंबर जिसको हम दो इंटीजर्स की रेशियो में लिख सकते हैं, मसलन p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और बेसिकली डेफिनेशन ये थी कि जो q है वो आपका बिलोंग करेगा इंटीजर से। ठीक है, और जो q है वो आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए। q जो है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो 0 को हमने कहा है कि 1, इसको 0/1 लिख सकते हैं। तो ये देखें q जो इंटीजर से, q से बड़ा p से ऊपर वाली, q नीचे वाली, तो 1 इंटीजर से बिलोंग करता है और 1 जो 0 नहीं है। ठीक है, इस हम रेशियो में लिख सकते हैं a और b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉन जीरो। ठीक है, b हमारे पास 1 है तो ये क्या है, नॉन जीरो है। 0 can be expressed as a ratio of two integers such that 0 को हम लिख सकते हैं 0 over 1. In this case both 0 and 1 are integer and 1 is non-zero. Therefore 0 meets the definition of a rational number. ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया ये वाली rational number की बेसिक ये वाली डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपने इसको कर लेना, मैं रिमूव कर रहा हूँ ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। कॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होती है बेटा, ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी तीन बेसिक इसकी डेफिनेशंस हैं। यहाँ अगर कोई दो चीजों का मैं मुआवजा करूं तो यहाँ मेरे पास ए जो है वो बराबर होगा बी के। ठीक है, या ए जो है वो मेरे पास लेस देन होगा बी के, या जो ए है वो मेरे पास ग्रेटर देन होगा बी के। दिस इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इन तीनों में से अगर कोई भी हमारे पास जो कंडीशन ट्रू है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो आंसर एग्जैक्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स a and b exactly one of the following is true। कहता है कोई दो रियल नंबर हो तो उनमें से कोई ये बस जो है ना, अगर कोई दो रियल नंबर हो तो उनमें से एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो नीचे है इनमें से कोई एक बात ठीक हो सकती है, या एक a जो है छोटा हो सकता है b से, दूसरा a b के बराबर हो सकता है, तीसरा a बड़ा हो सकता है b से। दिस इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमें देखना है कि फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 के दरमियान में हमने कोई दो रैशनल नंबर्स को, हमने क्या करना है, हमें दो रैशनल नंबर लेके आने। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। हमने दो रैशनल नंबर लेने हैं जो 4 एंड 5 के दरमियान में। तो हम मैंने कहा क्यू, हमने सपोज कर दिया क्यू हमारा पहला रैशनल नंबर है और Q2 हमारा दूसरा जो है वो रैशनल नंबर है। तो हम कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे 4 + 5 तो 9/2 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा जो है वो एक ये लेगा, एक ये आपने लेना है आंसर जो है, एक वो लेना है और एक इनमें से 4 और 5 में से कोई एक ले लेना है। तो हम आखिर वाला लेते हैं 5 वाला। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, करने के बाद 1/2 19/2 आ गया। ठीक है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हमारे जो दोनों रिक्वायर्ड नंबर थे, हेंस रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर दिस। ठीक है, 9/2 एंड 19/14। तो नेक्स्ट हमें सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सिंपलीफाई करेंगे, ये इसकी पावर क्या है 1/s का, इसको बेसिकली इसका इंडेक्स होता है। ठीक है, क्या है, इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 5 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। अब 1/5 इस पे x की 15 पे अलहदा करेंगे, y की 35 पे अलहदा करेंगे और z पे अलहदा करेंगे तो ये काट जाएंगे, 5 1 5। ठीक है, 5 3 एंड 5 1 5,
5 7 आर 35 एंड 5 1 आर 5 5 4 आर 70। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली कि x की 3, y की जो है हमारे पास 7 और z की 4। नेक्स्ट इसी को हमें इस तरह करना है, ये इंडेक्स की शक्ल में लिखा हुआ है, अंडर रूट नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हमने इसका अंडर रूट खत्म करना है, इसकी पावर को हमने खत्म करना है। देखते हैं कैसे खत्म करेंगे, आसान से है, देखते हैं यहाँ पे आखिर पे देखें 27 की पावर 2x ओवर इसका इंडेक्स क्या है 3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/3 और ऊपर 2x था तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 2x ओवर 3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 3 की पावर जो है आपके पास 2x आ जाएगी। सिमिलरली काम करेंगे इस पे भी। ठीक है, तो इस पे काम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लास्ट पे देखें 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2, यहाँ पे 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3n, तो 3n ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी कॉमन ले लेंगे। ऊपर से जब हमने 3n कॉमन लिया तो 6 बचा एक हमारे पास। ठीक है, और एक हमारे पास 3 की पावर 2 बची। ठीक है, और नीचे से जब हमने 3 कॉमन लिया तो 3 बचा और इसमें से यहाँ 3n पूरा बाहर निकल गया था तो इसकी जगह पे 1 रह गया। ठीक है, ये 1 रह गया। अब क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और नीचे क्या है 2 आ गया तो 6। अब ऐसे कर देंगे 2 1 2 तो 3 6 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 27 आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफ 3 consecutive odd integers is 51। यहाँ पे बात जो रिमेंबर करने वाली है, सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, तो उसमें हमने कहा था कि ऐसे नंबर जिन consecutive 3 consecutive इंटीजर थे और उनका सम जो था किसी एक के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ 3 consecutive odd integers। ठीक है, 3 consecutive odd integers, तो 3 consecutive odd integers कौन से हैं वो देखते हैं। पहले हमारे पास ऑड क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 ऐसे नंबर जो 1 3 5 7 उन्हें हम कहते हैं ऑड, क्योंकि इसके 3 नंबर देखें ना, इसकी काउंटिंग करें ऑड की 1 2 3 आए हैं, तो ऐसे नंबर जो 1 3 5 दो दो गैप हो 7 9 तो उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ सम ऑफ 3 consecutive ऑड इंटीजर इज 51। ठीक है, तो पहला मैं कौन सा लूंगा भाई, पहला मैं लूंगा x प्लस 1 वाला। ठीक है, उसके बाद x प्लस 3 वाला और उसके बाद मैं x प्लस 5 वाला लूंगा। ठीक है, तो सम ऑफ 3 ऑड consecutive ऑड इंटीजर इज 51। consecutive का मतलब इन्हें तरतीब से, ऐसा नहीं करना कि 1 के बाद 5 लिख देंगे 7 लिख देंगे, तो 1 के बाद 3 आएगा फिर 3 के बाद 5 आएगा। ठीक है, ये वाला कि इनका सम क्या है 51 है, तो हमने फाइंड करना है द 3 इंटीजर, 3 इंटीजर्स की वैल्यूज को। लेट्स फाइंड आउट। हमने यहाँ पे किया कि लेट 3 consecutive odd integer will be, यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 odd integers हमने सेलेक्ट किए। जी तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द सम ऑफ 3 consecutive odd integer is 51, फाइंड 3 इंटीजर, कि जो 3 consecutive हमारे पास इंटीजर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो ऑड होने चाहिए। ठीक है, और हमने उनका जो है फाइंड द इंटीजर, हमने उनका सम 51 है और आपने वो इंटीजर फाइंड करने हैं। तो ऑड इंटीजर्स कैसे होते हैं बेटा, जिस तरह ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें 1 होता है, ठीक है, 3 होता है, 5 होता है, ये कंसेक्टिव मुराद के एक तरतीब के साथ बढ़ते हैं, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11। अगर 1 के बाद 5 करें तो ये कंसेक्टिव नहीं होंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो ये तीनों के चारों कौन से नंबर्स हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर फाइंड द सम ऑफ 3 consecutive odd integer is 51, तो क्या होगा। पहला हमने इंटीजर लिया जो x है, ठीक है, दूसरा हमने इंटीजर जो लिया है वो लिया है x प्लस 2। ठीक है, तीसरा इंटीजर जो हमने लेना है वो हमारे पास होगा x प्लस 4। क्यों, क्योंकि अगर हम 1 पुट करें यहाँ पे x1 पुट करें तो 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे भी 1 पुट करें तो x हमारे पास 3 आ जाएगा दूसरा इंटीजर, और सॉरी यहाँ पे नीचे होगी दूसरा इंटीजर। अगर हम जो है x अगर 1 पुट करें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तीनों के तीनों नंबर्स पहला दूसरा एंड तीसरा कंसेक्टिव इंटीजर है, तो हमने क्या करना है कि हमने 3 वैल्यूज ली, लेट द 3 consecutive odd integers be, पहला हमने x ले लिया, दूसरा x प्लस 2 ले लिया,
तीसरा x प्लस 4 ले लिया। तीनों क्या है, कंसेक्टिव इंटीजर हैं। x की जगह पे हम यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 5। 1 3 5 तीनों कंसेक्टिव, 1 3 5 तीनों के तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। फिर हमारे पास x है। हम इन अब क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था कि इन तीनों का सम, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 51 के इक्वल आ जाएगा। x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x, ठीक है, प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51 आ जाएगा, ठीक है। हम इनको ऐड कर लेंगे, ये एक x है, ये एक x है और ये एक है, 3x आ जाएगा। 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 51, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। अब 6 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास 3x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। और 45 अब यहाँ पे x के साथ जो 3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नीचे। तो 3 1 जार 3 3 15 जार 45। तो आपका जो x था वो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x का 15 आ गया। नेक्स्ट हमने वो इंटीजर भी फाइंड करनी है। तो जहाँ पे हमने कंसीडर किया था यहाँ पे x है, ठीक है, तो x हमारे पास पहला इंटीजर 15 आ गया, दूसरा इंटीजर x प्लस 2 था तो x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 15 है, यहाँ पे ऐसे होगा बेटा। ये दूसरा इंटीजर है क्या था हमारा, x प्लस 2, तो इज इक्वल टू आ जाएगा x की वैल्यू 15 है, ठीक है, और प्लस 2 की वैल्यू एज इट इज आ जाएगा। तो x प्लस 2 जो था वो हमारे पास 15 प्लस 2 17 आ गया, ठीक है। अगेन x प्लस 4 आ गया, क्या करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 19 आ गया। कैसे आया, x की जगह पे हमने 15 ऐड किया, 15 में 4 ऐड किया तो 19 आ गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, आई थिंक लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. Abdullah 96 बाल जो हैं वो उठाई हैं and placed them into 2 buckets, और दो जो है वो आपके पास buckets या टोकरियों के अंदर रख दी हैं। One bucket has 28 more balls than other bucket. वो कहता है एक बकेट के अंदर 28 बाल ज्यादा हैं दूसरी बकेट से। तो मैं क्या करूंगा, मैं सपोज कर लूंगा पहली बकेट के अंदर मेरे पास जो बाल्स हैं वो x हैं, ठीक है, और दूसरी बकेट के अंदर मेरे पास जो बाल हैं वो कितनी है, x प्लस 26 है, ठीक है। हाउ मेनी बाल्स वर इन ईच बकेट, एक बकेट के अंदर कितनी बाल्स हैं, तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लेट्स से The number of ball in smallest bucket is x. हम जो है वो एक जो स्मॉल बकेट थी उसके अंदर जो बॉल्स थी उसको हमने बकेट को x का नाम दिया। Since the other bucket has 28 more balls, कितनी 28, यहाँ पे मैं 26 लिख दिया था 28 more ball, ठीक है। तो the number of ball in large bucket is x plus 28, ठीक है। We know that total number of ball is 96. So we can set up the equation. हम क्या करेंगे, हमारे पास दो बकेट्स थी, टोकरियां थी, ठीक है। एक के अंदर जो थी ना वो कहता है कि एक के अंदर जो दूसरी बकेट है उसके अंदर 28 गुना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सर क्वेश्चन को दोबारा, 8 buckets have other buckets 28 more balls. एक बकेट के अंदर 28 बॉल से ज्यादा है दूसरी बकेट के। तो पहली बकेट को हमने x का नाम दिया, कितनी बॉल ज्यादा है, 28 ज्यादा है, तो हमने x में 28 को ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 28, हमने ब्रैकेट ओपन की तो x और x 2x, ठीक है, प्लस 28 इज इक्वल टू 96। नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा, नेक्स्ट हमने 96 में से 28 को, ये हमारे पास 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 96 माइनस 28, 96 माइनस 28। तो 96 में 28 को निकाला तो हमने 2x इज इक्वल टू 68 हमारे पास आंसर आ गया, और x जो है वो मेरे पास 34 आ गया।
ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट बकेट हैज 34 balls and large bucket has 62, so therefore the two buckets have 34 and 62 balls respectively। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा देखें, दो बकेट थी, एक बकेट के अंदर जो दूसरी बकेट का एक बकेट के अंदर जो बॉल्स थे वो दूसरी बकेट में के अंदर 28 ज्यादा थे। ठीक है, दो बकेट्स थी, एक्स दूसरी दूसरी जो बकेट थी इसके अंदर 28 बॉल से ज्यादा थे। ठीक है, इनको हमने ऐड कर लिया और 96 के इक्वल रखा, तो वहां पे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सलमा invested Rs 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of this per annual। ठीक है, after 2 years the rate was increased up to 8% annual, find the amount she had at the end of 7 years। ठीक है, पहला जो उसने प्रॉफिट लिखा 3,50,000 जो उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाए थे, जो पहला उसको प्रॉफिट था ना वो था 7/1/4%। ठीक है, पर एनुअल एक साल के लिए, तो 2 साल के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो था हमारे 5 साल पे उसको कितना प्रॉफिट मिला 8 साल का, तो आखिर पहले हम 2 साल का निकालेंगे, फिर 5 साल का निकालेंगे और फिर उन दोनों को सम कर देंगे तो 7 ईयर का आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट हमने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया कहीं पे। कि सलमा इन्वेस्टेड और 3,50,000 इन अ बैंक, कि सलमा ने 3.5 लाख के बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनुअल। जो बैंक उसको कितना मुनाफा देगा 7/1/4% पर एनुअल, एक साल के अंदर देगा। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद एट द रेट वाज इंक्रीज्ड 8% पर एनुअल। ठीक है, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। सबसे पहले जो उसने 2 साल के लिए रखे थे उसके लिए उसको प्रॉफिट मिला 7/1/4% एंड आखिर पे जब 5 साल थे, ठीक है टोटल 7 साल है, आखिर जो 5 साल थे कितने 5 ईयर, तो उसके लिए प्रॉफिट कितना बना 8% उसको मिला। फाइंड अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर, तो वो अमाउंट मालूम करें जो आखिर के 7 साल बाद उसको मिली एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,50,000 इन अ बैंक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जनाब। फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 3,50,000 थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर, एक पहले 2 साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था 7/1/4%, और इसका होल हमने ब्रेक किया तो हमारे पास आंसर आएगा 7.25%। अगर हम परसेंट को भी खत्म करें तो हम कैसे खत्म करेंगे 7.25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस तरह हम परसेंट को खत्म कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, 2 साल के अंदर, ये तो 1 साल था ना पर एनुअल। ठीक है, 2 साल के अंदर क्या मिलेगी 3,50,000 को जो आपकी एनुअल इनकम आई है 7.25%, उसको आप 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है आपके पास आंसर जाएगा 50,750 रुपए। कैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको इशू बनेगा, वो परसेंटेज को आपने किस तरह कर लेना है 7.25 कैलकुलेटर से आपने 100 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लोगों ने लगा देना है। ठीक है, आगे कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों के अंदर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 8% एनुअल मिला। तो इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर 3,50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8% से, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने साल थे 5 साल थे तो 5 से। तो अब अगेन 8% को आपने क्या करना है 8% को आपने 8/100 कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.08। ठीक है, 0.08, तो यहाँ पे 0.08 आ जाएगा। आप इन सब वैल्यूज को 3,50,000 को 0.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो आपका आंसर जाएगा 1,40,000। तो अमाउंट आफ्टर 7 ईयर शी गेट, वो 7 साल के बाद जो उसको मुनाफा मिला प्रॉफिट मिला वो कितना मिला 3,50,000, तो उसको ओरिजिनल उसकी अपनी रकम थी। ठीक है, तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 50,000 जो 50,750 प्लस हम जो ये वाला आंसर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उसको टोटल अमाउंट जो इसको मिली वो मिली थी 3,50,000, तो उसको अपनी थी। पहला जो 7/1/7.25% पे जो पहला मुनाफा था 50,750 था, और जो दूसरा मुनाफा है वो 5,40,750 है। तो इन सबको सॉरी दूसरा मुनाफा जो है 1,40,000 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है 5,40,750। देयरफॉर सलमा हैड 5,40,750 एट द एंड ऑफ 7 ईयर। 7 साल खत्म होने पर उसको 3.5 लाख उसने इन्वेस्टमेंट की, जिसको कितने पैसे मिले 5,40,750 रुपया। तो यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे जहाँ पे परसेंटेज है उसका मैंने बता दिया, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे डिवाइडेड बाई 100 करके और उधर उसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे भी परसेंटेज की वैल्यू, यहाँ पे भी परसेंटेज की वैल्यू। तो अल्लाह आपका भी नासिर हो। आज हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ।